विविध भारती। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने शिल्पकार राजेंद्र गोले जी से। राजेंद्र जी, विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा सर। राजेंद्र जी, जिस तरह का आपका काम है और जिस माध्यम पर हम बात कर रहे हैं, ये ध्वनि माध्यम है। जाहिर है हम दिखा नहीं सकते कि आप किस काम के लिए मशहूर हैं। तो मैं शुरुआत में अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप कागज की कटिंग करके उसे आकार देके और उसके जरिए अपनी शिल्प कृतियां तैयार करते हैं। और ये बहुत ही बारीक और बहुत ही श्रम साध्य काम है जिसमें बहुत वक्त लगता है। मुझे ये बताइए कि ये जो काम है, इसके प्रति आपका रुझान कब से शुरू हुआ था और क्या परिवार में इसकी परंपरा थी? वैसे सर बचपन से मैं ये कला करता था, जैसे छोटे बच्चे स्कूल में करते हैं उसी तरह से मैं करता था। मेरी माँ भी थोड़े से दूसरे कला में थी, हेरिडिटी जिसे हम कहते हैं, तो थोड़ा मेरे में आया। मेरे डैडी ने मेरी ये कला देखी थी बचपन से। तो जब मैं अकोला में कॉन्वेंट में पढ़ता था तो वहाँ पे जो सिस्टर्स रहते हैं, तो मैं जब 8th स्टैंडर्ड में आया तो सारे स्कूल के काम मैं करता था, जैसे आर्ट के जो भी काम है। तो उस सिस्टर्स ने मेरे डैडी को बुलाया और कहा कि देखिए ये बेटे का जो ध्यान है वो पढ़ाई में कम है, तो उन्होंने बताया कि इसको आप जे स्कूल करके उस कॉलेज में डालिए। तो तब से मेरे डैडी ने वो मन पे वो बात ली और 10th पास होने के बाद डैडी मुझे फिर बम्बई लेकर आए और यहाँ मुझे एडमिशन दी। और मेरे डैडी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। जी, कागज से कलाकृतियां बनाने की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कागज को गला के और उसके बाद उसको आकार दिया जा रहा है और उससे अलग अलग तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। लेकिन आपका काम कागज को गला के उसको आकार देने का नहीं है। आप कागज को काट के और उसके जरिए उसे अलग अलग आकार देते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं मिसाल देना चाहूँ तो मुगल आजम का एक गाना है प्रेम जुगन बन के। वो जो गाना है उसमें दिलीप कुमार और मधुबाला का एक प्रणय दृश्य है और वो एक बहुत सुंदर बगीचा है। आपने उसको बहुत ही सुंदर आकार अपनी शिल्प कृति में दिया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जीवंत है। मुझे ये बताइए कि कागज को काट के इस तरह का आकार जिसमें मनुष्य भी है, जिसमें जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, घर है, मंदिर है, ये कैसे बन सकता है? एक्चुअली सर इसमें विजुअलाइजेशन पावर जिसे हम कहते हैं, जो थॉट प्रोसेस रहती है कोई सीन के पीछे, तो एक इमेजिनेशन जिसे कहते हैं, जो विचार शक्ति से उसको किया जाता है। और कटिंग पेस्टिंग जो माध्यम है ये सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ मिट्टी में जैसा काम करते हैं, मोल्ड हाथ से मिट्टी को टर्न देते हैं, वैसा पेपर में नहीं होता है। तो ये जो मीडिया है पेपर इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मीडिया। और इसमें फ़ायदा एक है कि यहाँ टूटने की संभावना कोई रहती नहीं है। और उस टाइम जो विजुअल होता है उसके मैं कभी ड्राइंग्स करता नहीं हूँ। जो मेरे मन में आता है बस उस तरह से उसका सेटअप चलता है। वो सीन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एज कौन सी थी, हिस्ट्री कौन सी थी, उनकी संस्कृति कौन सी थी, उस हिसाब से उस डिज़ाइन बनते हैं। यानी जो डिजाइन है वो पहले आपके मन में उसकी एक परिकल्पना तैयार होती है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जे में तो आप आ गए 10वीं कक्षा के बाद। जी। अकोला के एक लड़के को जे जैसे बड़े कॉलेज में आने के बाद पहले दिन क्या महसूस हुआ था? पहला दिन थोड़ा टेंशन वाला था, क्योंकि यहाँ बम्बई का माहौल था और मैं अकोला से आया था, तो नेचुरली टेंशन आता है। और इतने बड़े कॉलेज में अपना इंटरव्यू है, थोड़ा घबराया हुआ भी था। लेकिन मेरे डैडी मेरे साथ आए थे उस वक्त। तो डैडी ने क्या किया था कि जैसे मैं बचपन में जो भी करता था, जो नाव बनाते हैं, जो एरोप्लेन बनाते हैं, वो सब एक सूटकेस में लेके आए थे मुझे न बताते हुए। और मेरा जब इंटरव्यू चल रहा था तो डैडी कैंपस में एक झाड़ के नीचे वो सूटकेस लेकर बैठे थे कि अगर इसको इंटरव्यू में किसी का कुछ काम पड़ा तो मैं उन प्रोफेसर्स को दिखाऊं कि देखो मेरा बेटा ये करता है बचपन से। अरे वाह, क्या बात है। जे में कला के किन किन पक्षों से आपका परिचय कराया गया और फिर कागज के इस काम के प्रति आपका रुझान किस तरह से बढ़ा? किसने आपको वहां बढ़ावा दिया? सभी प्रोफेसर्स अच्छे थे कॉलेज में। और जनरली आर्ट कॉलेज में क्या होता है कि जितने हमारे साथ बच्चे रहते हैं, जैसे 60 बच्चे हैं, 2 क्लास के 60 और 60 120 बच्चे होते हैं, वो एक्चुअली हमारे टीचर्स रहते हैं वहाँ पर। क्योंकि हर एक का विजुअल, हर एक की आइडियाज़ अलग रहती है जी। और जब तुम 5 साल ये बच्चों को देखते जाते हो तो अपने आप तुम्हारा काम सुधरता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एडवर्टाइजिंग में कोर्स किया है एक्चुअली, BFA कमर्शियल आर्ट करके। वहाँ से भी मैं ये सीखा कि किस तरह से कलर स्कीम्स रहते हैं, किस कलर से बैलेंसिंग रहता है, ऑब्जेक्ट बैलेंसिंग किसे कहते हैं, कोई प्रोडक्ट को अगर मार्केट में सेल करना है तो उसके डिज़ाइंस कैसे होने चाहिए। तो उसी माध्यम को लेकर फिर मैंने मेरी कला डेवलप की है।
ये कॉलेज के दिनों में शुरू हो गया था? जी, कॉलेज के दिनों में। जब पहली बार आपने कागज के माध्यम से कोई कलाकृति बनाई जी, और अपने गुरुजी को दिखाई जी, कॉलेज में, तो क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी सर। सेकेंड ईयर में मैं जब था तब मैंने एक शो किया था वहाँ पर, पूरे कॉलेज का कैंपस उसे देखने आया था। और जब मैं फाइनल ईयर में था तब मैंने कृष्ण और अर्जुन का एक रथ बनाया था, जो इतना फेमस हुआ था कि भी पेपर में भी उसे छपाया गया था। तो वहाँ से मेरी फिर हिम्मत बढ़ी कि क्यों नहीं मैं इसी कला में आगे बढ़ूँ। अगर लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, और लोग कहते थे कि हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, तब कॉलेज में भी कहते थे कि ये तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कॉलेज में भी, तो मेरी हिम्मत उसी के वजह से बढ़ गई और उस दिशा में फिर मैं चल पड़ा। फिर मैं म्यूजियम्स बहुत देखता था, हिंदुस्तान भर के मैंने म्यूजियम्स देखे, और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है मेरा म्यूजियम्स और नेचर। इससे मैं सब कुछ सीख गया हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, जैसे बारिश के बाद जो वातावरण होता है कैसा होता है, ग्रीनरी कैसी होती है, ग्रीनरी के कॉम्बिनेशंस कैसे रहते हैं, फिर उसको सेट कैसा करना है, फिर उसको सेलेबल कैसा होना चाहिए, फिर प्रिजर्व कैसा करना चाहिए। ऐसा एक एजुकेशन के बाद मैंने 2 साल इस पर रिसर्च किया जी। 2 साल रिसर्च करने के बाद मैं अपने ट्राई और एरर मेथड से इस कला को आगे लाया है। तो बीएफए करने के बाद आपने ज्यादा ध्यान कागज से बनने वाली इन कलाकृतियों पर दिया और आप किसी और नौकरी या किसी और काम की दिशा में नहीं गए? जी बिल्कुल नहीं। जनरली कलाकारों के साथ क्या होता है कि एक एजुकेशन के बाद तुरंत उन्हें सर्विस ढूंढनी पड़ती है या जॉब ढूंढना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो मेरे डैडी ने मुझे एक ब्रीदिंग स्पेस दी थी। मैंने कहा था कि मुझे एक शो करना है, बोले तू शो कर, हम बाकी सब देखते हैं। तो फिर मैंने 2 साल रिसर्च किया। 2 साल इस माध्यम में रिसर्च करते करते मैं काम भी करते गया जी। और 95 में मेरा पहला शो हुआ था। कहाँ पर हुआ? वो जहांगीर आर्ट गैलरी में हुआ था। तो जहांगीर आर्ट गैलरी वाले कहते थे कि भाई ये कला तो हमने कभी देखी नहीं है, हम तो सिर्फ पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को गैलरी देते हैं। तो फिर डैडी ने बड़े चाव से उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक नई कला है। जी, इस कला को उस तरह से देखा नहीं जाता, उस तरह देखा नहीं जाता था। फिर 95 में जब मेरा एक नवंबर में जो शो हुआ, वो शो मीडिया ने इतना उठाया था कि वहाँ 7 दिन तक कम से कम 2-2 किलोमीटर तक मेरा शो देखने के लिए लाइन थी लोगों के। अरे वाह। और तब से मेरी हिम्मत इस फील्ड में ज़्यादा बढ़ी। जी, मैंने वो कलाकृति देखी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें आपने गीता का एक दृश्य बनाया है। सेकेंड ईयर में आपने इसको बनाया था। तब से अब तक वो कलाकृति किस तरह से संजो कर रखी गई है? कागज के जरिए बना हुआ कटिंग पेस्टिंग का काम कितने दिन तक टिका रह सकता है? 2 साल जो मैंने रिसर्च किया है तो उसको प्रिजर्वेशन भी मैंने सोचा है। एक्चुअली ये काम डायरेक्ट सनलाइट से, जैसे सूरज की किरणों से दूर रखना पड़ता है और उसे डस्ट फ्री करना पड़ता है। तो एक लैमिनेशन आता है, पेपर लैमिनेशन, जिसको फेविकॉल के साथ मिक्स करके एक स्प्रे लैमिनेशन होता है पूरे काम पर। और पूरे काम पर स्प्रे लैमिनेशन होने के बाद उन्हें एक एयर टाइट ग्लास केस में टाइट किया जाता है, ताकि बाहर के वातावरण से उसका संबंध जब टूटता है तब वो कलाकृति 100 साल के ऊपर ऐसी रहती है। यानी जो आपने सेकेंड ईयर में अपनी कलाकृति बनाई थी वो अभी तक संजो कर रखी है और वो आगे कई दिन तक उसी तरह से रहने उसी तरह से रहेगी, आज तक है। 83 में जो पीस बनाया था, एक मंदिर का पीस है जो मेरे पर्सनल कलेक्शन में कुछ चीजें है, वो वैसे ही है आज तक। तो वो उसका एक प्रूफ है। आपने बताया कि 1995 में आपने जहांगीर आर्ट गैलरी में अपना पहला प्रदर्शन किया अपनी कलाकृति का, और ये वो समय था जब लोग कागज के जरिए कलाकृतियां बनाने की कला पर ना तो इतना ज्यादा जानते थे और ना इतना ज्यादा उस पर ध्यान देते थे। क्या पहली प्रदर्शनी के बाद आपका रास्ता आसान हो गया या वो कठिनाइयां बनी रहीं? रास्ता बहुत आसान हो गया सर, क्योंकि जब लोग किसी कला को सराहते हैं तब कलाकार की हिम्मत बढ़ती है कि नहीं, लोग सराह रहे तो इसमें ज़रूर अपने में कुछ है जो अपन ने इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और उस वक्त मैं कहता हूँ कि बहुत सी कलाकृतियाँ उसी पहले शो में मेरी सेल हो गई थी। जो लोग सच्ची अप्रिशिएट करते थे उन्होंने उस वक्त मेरे हाथ में लेटर्स दिए, कविताएं लिखी है। मेरे मन में नहीं था कि इस लेटर में क्या है, तो कुछ लेटर्स में कभी 10,000 निकलते थे, कभी 20,000 निकलते थे। ऐसे लोगों ने मुझे प्रेजेंट दिए हैं। तो इन लोगों के प्रेम की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि खुद को कागज के माध्यम तक सीमित नहीं करना है और दूसरे काम भी करते रहना है, शिल्पकारी के दूसरे रूप भी संभालने हैं? प्राचीन काल से हमारे तरफ शिल्प कला शुरू है, जो पत्थर में होती है, इन म्यूजियम में जो देखा जाता है हस्तिदंत में की जाती थी, आज फाइबर आ गया है उस जगह। तो इस कॉमन चीज़ों से हटके मुझे एक अलग चीज़ करनी थी। और मैं जो आज ये कला करता हूँ, इतनी इंटीग्रेसी जिसमें बारकाई है, इतनी बारकाई कोई भी मीडियम में नहीं आती है। तो इसीलिए उसका जो सेलेबल पॉइंट जो है, लोगों को जो पसंद आती है, वो उसी कारण आती है क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन नहीं होता, इस पे मोल्ड भी नहीं डाल सकते आप।
तो ये इसमें फायदा है। मुझे ये बताइए कि चूंकि इस तरह का काम कहीं कोई और बड़े व्यापक पैमाने पर कर नहीं रहा था और एक तरह से आप अकेले कलाकार थे जो कागज के जरिए शिल्प बना रहा था, इसके औजार कहाँ से आए और इसका रास्ता आपने किस तरह से तैयार किया कि मैं इस तरह से इसको आकृति दूंगा, इस तरह से इसे संजोऊंगा, इस तरह से इसमें रंग आएंगे, बारीकी आएगी, कटिंग होगी, ये सारी चीजें कहाँ से आपने सीखी, कहाँ से जुटाई? शुरुआत में जैसा मैंने कहा, बचपन से ही मैं इस कला में था। 50% जो प्रॉब्लम मेरे एक कॉलेज में आने तक सॉल्व हुए थे। कॉलेज में आने के बाद मुझे फिर उसमें की बारीकियाँ पता चली कि कलर स्कीम कैसे होनी चाहिए। हमें ये नहीं सिखाया गया था जो मैं कर रहा हूँ, हमारा एडवर्टाइजिंग से लिंक था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने मेरे इसमें ले लिया था कि कैसे कलर स्कीम किए जाते हैं, कि बैलेंसिंग कैसा किया जाता है, ऑब्जेक्ट बैलेंसिंग किसे कहते हैं, निगेटिव पॉजिटिव स्पेसिंग का बहुत महत्व है इस कला में। ये स्पेसिंग जब तक तुम्हें इसका अभ्यास नहीं है तब तक तुम एक अच्छी कला नहीं कर सकते। अब रही बात इसके औजारों की, तो मेरे पास ब्यूटिशियंस के भी औजार है, मेरे पास डॉक्टर्स के ऑपरेशंस के भी औजार है, कुछ मैंने खुद ने बनाए भी औजार है, मेरे पास कारपेंटरी के भी औजार है। तो जो भी मुझे लगता है कि ये मुझे काम आएगा उसको मैं टूल बना लेता हूँ। बहुत अनूठे तरीके से आपने चीजें जमा की हैं। कोई एक घटना बताइए जहां आपको ये समझ में आया कि हाँ, ये वाला जो औजार है ये तो मैं अपने काम में ले सकता हूँ और आपने उसको अपने मुताबिक बदल दिया हो। सबसे बड़ी बात है सर कि एक कोल्हापुरी चप्पल हम देखते हैं जी, तो कोल्हापुरी चप्पल पे जब डिज़ाइन करते हैं वो बारीक काम होता है, वो बारीक काम होता है और उसके राउंड ऐसे स्टार्स और अलग अलग टूल्स रहते हैं जिससे वो एम्बॉस होता है। तो मैं एक बार अपनी चप्पल ठीक कर रहा था तो उसने वो औजार निकाले और वो काम कर रहा था वहाँ पर। तो मेरे सामने वो कोल्हापुरी चप्पल बना रहा था, तो मैंने देखा अरे यार ये टूल तो मेरे भी काम आता है। अरे वाह। तो मैंने वो टूल्स खरीदने शुरू कर दिए कोल्हापुरी चप्पल के। तो वो टूल्स आज मुझे बहुत काम आते हैं जो मॉडर्न टूल्स नहीं आते हैं। अच्छा जी। और इसी तरह से अपने बनाए हुए औजारों के बारे में बताइए कि वो किस तरह आपने डेवलप किए थे। जैसे डेंटिस्ट के जो औजार रहते हैं, जो दांतों के, उनके ड्रिल्स रहते हैं, ड्रिल करने का, वो ड्रिल करने की मशीन से मैं पक्षियों की आंखें वगैरह, मनुष्य की आंखों के स्कल्स बनाता हूँ। फिर उनके जो दांत में जो डालने के औजार रहते हैं उसको मैं अपने तरीके से घिस के मैं पॉइंटेड बनाकर उसके हैंडल्स करता हूँ ताकि उसके ऊपर मैं एक छोटा सा बर्ड्स रख के उसको बनाऊँ। कुछ पोकर्स है, कुछ ब्यूटिशियंस के टूल्स है, कुछ क्विलिंग्स के टूल्स है जो एम्बॉस के लिए काम आते हैं। इवन जो नूडल खाने के जो स्टिक्स रहते हैं, वो स्टिक्स भी मेरे औजार है। अच्छा। तो औजारों को कोई बंधन नहीं है, जैसे तुम हैंडल करते हो वो औजार बन जाता है। मैं यहाँ अपने सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम राजेंद्र गोले जी की कलाकृतियां देखते हैं तो वहाँ उसमें आपको घास नजर आती है, घास में हरे रंग की अलग अलग छटा नजर आती है, पेड़ नजर आते हैं जो हरे भी हैं और सूखे भी हैं। जो हरे हैं उन पर अलग अलग तरह के पत्ते नजर आते हैं, जो सूखे हैं उनमें ब्राउन सूखी हुई डालियां नजर आती हैं, उन पे बैठे हुए पंछी नजर आते हैं, मोर नजर आते हैं, शेर नजर आते हैं, बकरियां नजर आती हैं, भालू नजर आते हैं। ये सब कागज से बने हुए होते हैं। ये कैसे आप करते हैं? जैसे आपने शेर बना दिया, या पहाड़ पर एक पेड़ है और वो सूखा हुआ पेड़ है और उसकी पतली पतली शाखाएं, ये सब कागज से कैसे बना लेते हैं आप? एक्चुअली यहाँ बारीक काम जो होता है वो जो मैग्नीफाइंग लेंस जिसे कहते हैं, जो डॉक्टर लोग या ब्यूटिशियन लोग ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, तो मेरी ये लेंस बहुत बड़ा काम करती है। मतलब चीज़ों को बड़ा करके दिखना पड़ता है आपको। जब आंखों को तकलीफ नहीं होती, जब इतना मिनिएचर होता है, 1 इंच का अगर हिरन है तो उसकी आंख कितनी होगी, तो उस लेंस के नीचे जब मैं काम करता हूँ तो आंख वो 4 टाइम्स बड़ी होती है। एडजस्टेबल लेंस है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका ऑब्जर्वेशन। तो जब हम वो काम करते हैं, जब हिरन की आँख बनानी है तो उसका आँख का प्लेसमेंट कहाँ है, आँख कितनी ऊपर है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, ये सारा अभ्यास नेचर से हुआ है मुझे। और इसमें मेन जो 20% 30% काम करता है, ये फेविकॉल काम करता है। जब आँख को अगर ऊपर उठाना है, नाक को ऊपर उठाना है, तो ब्रश पे फेविकॉल लिया जाता है और फेविकॉल से उसको स्कल्पटिंग किया जाता है। तो उससे उसकी बॉडी एनाटॉमी को उठाया जाता है इतनी मिनिएचर में। अगर 80% पेपर है तो उसमें 20% फेविकॉल का काम रहता है। जी, राजेंद्र गोले जी, आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे क्योंकि हमारी कुछ बातें रह गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो दोस्तों, शिल्पकार और मिनिएचर आर्टिस्ट राजेंद्र गोले से बातचीत का ये सिलसिला अगले हफ्ते जारी रहेगा। बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, प्रस्तुत करता हर्षवर्धन गवई।